एनीबॉडी नोज हाउस पैरो? हाउस पैरो पता है, चिड़िया है ना, गोरैया जो हम बोलते हैं। तो इस फॉरेस्ट का नाम है चकलीवन। आप लोग चाहें तो ये देखिए पूरा वॉकवे है, ऐसे घूम के फिर के वापस वहाँ पे आ जाइए। जाइए तमिल ले जाओ, चुप रहो, ले जाओ, बजाने आ जाओ। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना। तो इसको बोलते हैं मियावाकी फॉरेस्ट। आप देखो बिल्कुल नजदीक नजदीक में पेड़ लगाए हुए हैं। और ये कितना पुराना होगा? ये सिर्फ 2 साल पुराना है ना। तो 2 साल के पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, खाली जगह थी। और 2 साल के अंदर ये इतना बड़ा, मतलब आप देखो ये कम से कम 40 फीट इसकी हाइट होगी। 40 फीट का ये फॉरेस्ट हो गया है। तो अगर इसको बड़े एरिया में आप लगाओ तो आपको बिल्कुल भी फॉरेस्ट जैसी फीलिंग आएगी। तो यहाँ से पूरा देख के आएंगे। ये जो फॉरेस्ट है ये इतनी छोटी सी जगह में 650 से ज़्यादा पेड़ हैं, है ना, 650। ये देखो लग रहा है जंगल जैसा। मेरा नाम शालिनी है और मैं भुज से आई हूँ। ठीक, मैं शालिनी और ये मेरे हस्बैंड हैं जनक। ठीक है, हम दोनों मिल करके एक ट्यूशन क्लास चलाते हैं, लेकिन ट्यूशन क्लास से थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कुछ एक्टिविटी कराते हैं। जैसे कि आज भी हम एक एक्टिविटी बच्चों के साथ कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखने आए, घूमने आए, और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ से बहुत सारी प्रेरणा लेके आप लोग जाएंगे और कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे कि नहीं? मेंटर प्लस वाले, मेंटीज ऑफ मेंटर प्लस, यस और नो? अच्छा, तो मैं आपको सुनाने वाली हूँ धरती की नींव। ठीक, कितने लोग 4th स्टैंडर्ड से ऊपर है? 4थी कक्षा से ऊपर के कितने बच्चे हमारे पास है? हाथ उठाइए। यस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी कहानियों के बीच में क्वेश्चंस पूछती हूँ। ठीक है, आप लोग भी हाथ उठाइए। 4th से ऊपर है ना, जितने भी 4थी कक्षा के आगे जितने भी हैं, 4थी 5वीं इस तरीके से, इतने सारे। ठीक, पर छोटे वाले भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? ठीक, मेरा नाम क्या है? क्या नाम है मेरा? बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से समझो। जनक सर। और हम लोग कहाँ से आए हैं? और हमारे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? मेंटर प्लस। ठीक, और हम आज कौन सी कहानी सुनने वाले हैं? हाँ, तो ये कहानी आप लोगों ने इससे पहले भी सुनी हो ना। धरती पहले एक आग का गोला थी। धरती को आग का गोला कह रहे हैं, मतलब गोला क्यों कह रहे हैं? क्योंकि धरती का आकार कैसा है? लेकिन एकदम गोल नहीं है बॉल जैसा, थोड़ा उबड़ खाबड़ है, क्योंकि धरती के ऊपर पहाड़ हैं, पेड़ हैं, एकदम सपाट गोल नहीं है, है ना, उबड़ खाबड़ सी है। स्फेयर जैसी तो है, लेकिन स्फेयर एकदम चिकना स्फेयर नहीं है, थोड़ा उबड़ खाबड़ है। ठीक है, ठीक, तो धरती कैसी है? गोल है, लेकिन गोल के साथ साथ कैसी है? उबड़ खाबड़। और धरती पहले क्या थी? आग का एक। फिर धीरे धीरे ऐसा कहा जाता है कि आग का गोला धीरे धीरे अपने आप ठंडा हुआ। तो हमारे मन में कभी कभी आता है कि ये अपने आप ठंडा हुआ या किसी भगवान ने किया? बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। आपको क्या लगता है? जैसे कि आप सोचें, इससे पहले आपको बता देते हैं कैसे सोचा जाए। जैसे मान लो हमने यहाँ पर एक जलता हुआ कोयला रख दिया, जलता हुआ कोयला, आपको क्या लगता है कि उसकी आग बढ़ती जाएगी कि वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा? इसका मतलब प्रकृति में ऐसी व्यवस्था है कि जो भी चीजें आवेशित हैं, गर्म हैं, वो धीरे धीरे ठंडी अपने आप हो जाएंगी कि नहीं? ठीक है, तो ये किसकी कहानी सुन रहे हैं हम लोग? धरती की कहानी। ठीक है, तो धरती पहले क्या थी? आग का एक गोला थी। धरती धीरे धीरे अपने आप ठंडी होने लगी, क्योंकि प्रकृति में ये नियम है। क्या नियम है? कि जो भी आवेशित चीजें हैं, आवेशित, जैसे आपको गुस्सा आता है, गुस्से के बाद ठंडे होते हो कि नहीं होते हो? तुम भी गर्म हो जाते हो गुस्से में, है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे ठंडे हो जाते हो।
तो प्रकृति में जितने चीजें हैं अपने आप क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से धरती धरती जो है अपने आप धीरे धीरे ठंडी होने लगी। ठीक है, अब देखो ठंडी होने में किसी और चीज का भी रोल है, जैसे किसी ने बोला कि पानी बरसा धरती पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 10th वालों को मैं अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा रही थी। जो हाइड्रोजन नाम की गैस होती है ना, उसको जेट फ्यूल भी बोलते हैं, उसको जेट में डालते हैं, पता है आपको? ओह यस, ठीक है। तो वो इतनी ज्वलनशील होती है, मतलब तुरंत आग पकड़ लेती है और बहुत अच्छी है ना, बहुत बढ़िया से जलती है। तो हाइड्रोजन क्या है? जलने वाली गैस। अच्छा, और जो 4th से ऊपर है उनको पता है कि कोई भी चीज के जलने में एक गैस का खास हाथ रहता है, एक गैस, बिल्कुल बढ़िया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मतलब एक जलने वाला और एक जलाने वाला, ये दोनों साथ में आए तो देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। जलने वाला और जलाने वाला साथ में आए और उससे क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं? पानी, H2O। यस, ओ माय गॉड। और H2O क्या करता है? पानी क्या करता है? जलता है कि जलाता है? आग को बुझाता है। तो भैया प्रकृति के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। ठीक है, देख रहे हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है ना? एक कहाँ जलने वाला, कहाँ जलाने वाला, और मिलकर रिएक्शन करके उन्होंने क्या बना लिया? पानी। तो जल ही, क्या आपने सुना है? ठीक, तो इस तरीके से प्रकृति में पानी आ गया। ठीक है, धरती धीरे धीरे ठंडी होने लग गई। अब पानी बरसा, बहुत सालों साल शायद बारिश चली होगी, कुल मिला के धरती ठंडी हो गई। अच्छा ये बताओ, हवा में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? हवा में कौन, बताइए, जिसको याद है बता दीजिए। ऐसे हवा में नाइट्रोजन गैस कितने % है? हाँ, तो क्या हुआ? और नाइट्रोजन का आपको याद होगा, एक आपने कुछ सिंबल पढ़ा है N करके, है ना? जो 9th-10th में पढ़ रहे हैं उनको याद होगा। तो जो नाइट्रोजन थी और पानी था वो मिल करके उन्होंने बनाए अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। और अमीनो एसिड्स से बने प्रोटीन। ठीक, ये आप बायो में पढ़ते हैं। ठीक, अब प्रोटीन बनने के बाद जानते हैं क्या बनी? एक कोशिका बन गई। जैसे पानी अपने आप, पानी के ऊपर आप पानी कहीं पे भी जमा रहे तो आप देखते हो पानी के ऊपर अपने आप एक हरी हरी, क्या आ जाता है? हरी हरी काई आती है कि नहीं अपने आप? लील था, लील, हाँ। एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं, एल्गी हिंदी में बोलते हैं काई, कायो, ऐसे शब्द। लील जो है ना, एक दूसरा सा शब्द हमने देखा। तो क्या किसी ने वो काई बनाई है? अपने आप प्रकृति में घटता है ना? तो इसका मतलब पहले प्रकृति में देख रहे हैं तो प्रकृति, जो हमारी धरती क्या थी? आग का, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके उन्होंने क्या बनाया था? पानी, है ना? हाइड्रोजन जलने वाला है, ऑक्सीजन जलाने वाला है, और पानी, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो वातावरण में नाइट्रोजन थी उसने कुछ रिएक्शंस करी। आपको ये समझ में आ गया ना? रिएक्शंस अपने आप होती हैं। ठीक है, और अमीनो एसिड्स बने, प्रोटीन बने, और इस तरीके से एक सेल बन गई। ध्यान रखिएगा, मैं फिर पूछूंगी आपसे। अब सेल से क्या हुआ? सेल से आगे जीवों का विकास हुआ, है ना? बिल्कुल छोटे 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 नन्हे नन्हे जीव, जैसे पानी अगर रख दो तो पानी में अपने आप छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे धीरे 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 कीड़े, मकोड़े, उससे बड़े थोड़े जंतु, है ना? इस तरीके से आगे बन, जंतु के बाद जीव जानवर, और जीव जानवर के बाद क्या हुआ? इंसान। अच्छा, इंसान के आगे अभी तक कोई बना नहीं है। क्या लगता है आपको, इंसान के आगे कुछ बनने वाला है? नो। ओके, ठीक है। तो मतलब प्रकृति में सबसे पहले तरह तरह के पदार्थ बने, मतलब मिट्टी बनी, है ना? मिट्टी बनी, पानी बना, पानी के बाद कुछ प्रोटीन वोटीन बन के कुछ छोटे छोटे जीव जानवर, कुछ पेड़ पौधे जैसा कुछ हुआ। ये कहानी पकड़ में आ गई? तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, सबसे पहले क्या आया? मिट्टी, पौधे, जीव जानवर या इंसान? सबसे पहले मिट्टी, उसके बाद क्या आया होगा? पेड़ पौधे, उसके बाद क्या आया? उसके बाद कौन आया? बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसका मतलब सब एकदम ध्यान से सुन रहे हैं। कोई ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो कि क्या चल रहा है? किसकी कहानी सुन रहे हैं? धरती पहले धीरे धीरे ठंडी हुई। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, तो अगर हम कहें कि मिट्टी,
पेड़ पौधे, जीव जानवर और इंसान, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है इसमें से? सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? बताओ वासु, सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? हाँ बताओ। इंसान, यस। अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि जो मिट्टी है ना, मिट्टी है वो कोई गलत काम करती है प्रकृति के लिए? पेड़ पौधे कोई गलत काम करते हैं? पेड़ पौधे मिट्टी से कुछ लेते हैं? नहीं लेते। वासु, मिट्टी से कुछ भी नहीं लेते पेड़ पौधे? नहीं तो मिट्टी फिर हवा में चल जाएंगे पेड़ पौधे? बताओ वासु, पेड़ पौधे कहाँ लगाते हैं? मिट्टी में लगाते हैं, है ना? तो मिट्टी में उसकी जड़ें रहती हैं। जड़ें उसमें से आपको पता है कुछ कुछ चीजें खाने पीने की कुछ व्यवस्था करती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। ठीक, आप आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है? तो यस, अब जो ये पेड़ पौधे इन्होंने मिट्टी से कुछ लिया, अब ये बताओ मिट्टी को कुछ वापस दिया कि नहीं दिया? जैसे पेड़ पौधे जब पतझड़ आता है तो सारे पत्ते कहाँ पहुंच जाते हैं? जमीन में। और जमीन में पड़ने के बाद वो क्या करते हैं? मिट्टी को और अच्छा बनाते हैं कि खराब बनाते हैं? वाह, इसका मतलब मिट्टी और पेड़ पौधों की दोस्ती कैसी है? अच्छा दोस्त कहा जाएगा ना उसको, कि नहीं कहा जाएगा? जो ये पेड़ पौधे के पत्ते हैं ये उसके लिए खाद्य स्वरूप होते हैं, मिट्टी को और अच्छा बना देते हैं। जैसे ये आप दोनों दोस्त हैं, इन्होंने आपको कुछ दिया, पोषक तत्व दिया, आपको पोषण दिया, आपने क्या किया? ठीक है दोस्त, तुम तो मेरे लिए बहुत अच्छे मेरे दोस्त हो, अब मैं तुमको वापस कर देता हूँ, और तुमने जितना लिया था उससे बढ़ा के दे दिया। तो ये दोस्त क्या कहेगा? अरे वाह कितना अच्छा दोस्त है मेरा, कहेगा कि नहीं कहेगा? अच्छा, और फिर आपकी दोस्ती कैसी हो जाएगी? एकदम गहरी। आप कहोगे हम लोग कैसे हैं? बेस्ट फ्रेंड्स। कहोगे कि नहीं कहोगे? नाउ जीव जानवर के बारे में सोचा जाए। जीव जानवर मिट्टी से भी कुछ लेते हैं या पदार्थों से भी कुछ लेते हैं, है ना? हवा से भी कुछ ले लिया उन्होंने, है ना? और पेड़ पौधों से भी कुछ लिया। पेड़ पौधों से क्या लेते हैं जीव जानवर? फल, पत्ते, घास सब खाते हैं कि नहीं खाते? पेट उनका कहाँ से भरता है? पेड़ पौधों से। ठीक, और पेड़ पौधों को उसके बाद सारे जीव जंतु बाहर ही अपना एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब मल मूत्र त्याग देते हैं। जैसे कि गाय का गोबर, हमने देखा यहाँ पर गौशाला थी, गाय का गोबर हम इकट्ठा करते हैं, है ना? और उस गाय की छाणिया खातर बोलते हैं, आपने सुना होगा, गुजराती में छाणिया खातर बोलते हैं, गोबर की खाद बोलते हैं, सुना है आपने? इंग्लिश में आप मैन्योर के नाम से उस चीज को पढ़ते हैं। अब ये बताओ, ये जो मैन्योर है वो पेड़ पौधों को, है ना? तो जो मैन्योर है, एवरीबडी, धरती पहले क्या थी? यस, धरती पहले आग का एक गोला थी। ठीक है, अब कहानी में ये पूछ रहे हैं कि जो पेड़ पौधे, जो हमारे जीव जानवर का एक्सक्रीशन हो रहा है, एक्सक्रीशन मतलब जो मल मूत्र का त्याग हो रहा है, आपको पता है गौमूत्र भी बहुत काम की चीज होती है। ठीक है, तो अब ये बताओ, उसने धरती को समृद्ध किया, मजबूत किया, दोस्ती निभाई कि नहीं निभाई? निभाई। और कैसी निभाई? क्योंकि अभी उसने किस तरीके से दिया चीजों को? और अच्छी खाद बना के दिया, और अच्छी खाद बना के दिया। तो देखो इनकी भी दोस्ती कैसी है, पेड़ पौधों की और जीव जानवरों की दोस्ती कैसी है? पक्की दोस्ती। पक्की दोस्ती है कि नहीं है? ठीक, अब मुझे बताओ, मिट्टी और पेड़ पौधों की दोस्ती पक्की, मिट्टी और जीव जानवरों की दोस्ती पक्की, पेड़ पौधों की और जीव जानवरों की भी दोस्ती पक्की। क्यों? क्योंकि जिसने जितना लिया उससे ज्यादा। ऐसी दोस्ती हमेशा निभेगी कि कभी टूटेगी? और सबसे पहले धरती जब बनी थी उस क्रम में सबसे पहले क्या आई थी? मिट्टी, फिर तो ये 3 दोस्त थे और 3 दोस्त बड़े मजे से जी रहे थे। एक दोस्त आया, एक और लड़का आया, एक और लड़की आई, ऐसे करते करते इतने सारे आ गए जितने हम बैठे। धरती पर तो बहुत सारे लोग हैं। अब ये बताओ इसने क्या किया? इंसान जब धरती पर आया तो इंसान ने क्या किया? इंसान के पास मिट्टी थी, इंसान के पास पेड़ पौधे थे, इंसान के पास जानवर थे, और सभी के सभी उसके लिए उपयोगी थे, हैं कि नहीं है? जैसे हमारे लिए जीव जानवर उपयोगी हैं, जैसे कि गाय से क्या मिलता है? ठीक है, आपको ऐसे सारे जीव जानवरों से कोई ना कोई उपयोगिता आपकी प्रमाणित है।
है ना। हो सकता है आप उनसे कुछ उनको खा ही ना रहे हो, लेकिन वो प्रकृति में किसी ना किसी प्रकार से उपयोगी है। ठीक है, पेड़ पौधों का उपयोग है कि नहीं है? ठीक है, भोजन कहाँ से आता है? दवाइयाँ कहाँ से आती हैं? घर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से आती है? अब मेरे पास प्रश्न ये है कि ये जो दोस्त है ये कैसा दोस्त है? जब हाँ, ये दोस्त कैसा दोस्त है मुझे बताओ। ये जीव जानवरों के पास गया तो इसने क्या चालू किया? इसने कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? इस इंसान नाम के दोस्त ने प्रकृति के साथ कुछ गड़बड़ किया कि नहीं किया? किया। धरती पहले क्या थी? एक आग का, ठीक, धरती पहले आग का एक गोला थी। अब सुनो ध्यान से, ठीक है, बस अभी थोड़ी देर में चालू हो जाएगा, तब तक आप कहानी सुनिए, नहीं तो फिर आप क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो धरती पहले आग का एक गोला थी और ये इंसान नाम का एक नया दोस्त आ गया। इंसान नाम का एक नया दोस्त आया। अब ये दोस्त क्या कर रहा है? जैसे हमारे पास, आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और एक वो छोटा सा, आप भी आ जाओ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाथ पकड़ो, यस, आप भी हाथ पकड़ो, यस। तो जैसे मान लेते हैं कि ये मिट्टी है, ये पेड़ पौधे हैं और ये जीव जानवर है। ठीक, अब ये जो इंसान नाम का, कौन इंसान आएगा? आ जाओ, इंसान नाम की, यस। तो ये आया दोस्त, है ना, ये प्रकृति पे आया। अब इसने जीव जानवरों के साथ क्या किया? दोस्ती करी, पक्का? अच्छा, अगर दोस्ती करी तो क्या हम उसको मार सकते हैं? नहीं। दोस्त को मारा जा सकता है? नहीं। लेकिन क्या इंसान ने जीव जानवरों को मारा? तो भाई दोस्ती कैसी हुई? दोस्ती हुई कि नहीं हुई? कट्टी हो गई इसकी। तुम्हारी इससे दोस्ती है कि नहीं है? इसने अगर जीव जानवरों को मारेगा तो दोस्ती होगी? नहीं होगी, दोस्ती नहीं होगी। जीव जानवरों को मार रहे हैं, दोस्ती होगी नहीं, क्योंकि तुम तो इनका अस्तित्व खत्म करने पे तुले हो ना। ठीक, तो मान ये आप नहीं है, पूरे इंसान मानव जाति है। ये पेड़ पौधों के पास गया, अब देखो इसने क्या किया, इसके साथ कैसी कैसी दोस्ती निभा रहा है? बताओ, पेड़ पौधों के साथ इंसान ने क्या किया? काटना शुरू किया। आप बताइए, आप पेड़ पौधे हैं, तो अगर ये आपको काटेगा तो आप इससे दोस्ती करोगे? इससे भी दोस्ती नहीं होगी। ठीक, और ये कौन है? मिट्टी। मिट्टी को इंसान ने कैसे खराब किया? हाँ, फैक्ट्रीज लगा दिए, कचरा फेंक के खराब किया। वेरी गुड, जोरदार तालियां इनके लिए। और कैसे मिट्टी को खराब किया? मकान बना करके खराब किया। और कैसे खराब किया? पेड़ पौधे काट दिए तो धरती बंजर हो गई, धरती बंजर हो गई। ठीक है, और कैसे खराब किया? मिनरल्स निकाल लिए, माइनिंग करके, जोरदार तालियां इनके लिए भी। ठीक है, तो जो माइनिंग मतलब खानों से जा जाके जो जो चीजें जहां जहां पे रखी हैं। अच्छा, हाँ, कोयला निकाल लिया। इधर आइए आप, है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी बात बताओ, धरती तुम्हें क्या लगता है, पूरी धरती में जो प्रकृति है वो इंटेलिजेंट लग रही है कि बेवकूफ लग रही है? धरती पर जो प्रकृति है वो कैसी लग रही है आपको? इंटेलिजेंट है कि बेवकूफ? और मनुष्य कैसा लग रहा है? ठीक है, तो ये इंसान है, इसने जीव जानवरों के साथ ठीक नहीं किया, इसने पेड़ पौधों के साथ ठीक नहीं किया। मिट्टी में जब खेती करने गया तो वहां पे केमिकल के स्प्रे मार रहे हैं और हमारा सारा खाना जहर वाला हो जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये तीन पक्के दोस्त तो हैं ही। इनकी दोस्ती पहले हुई है, क्योंकि धरती पर पहले कौन आया था? फिर कौन आया? फिर कौन आया? अब तुम ये बताओ कि अगर इनकी दोस्ती पक्की है, ठीक है, इनकी दोस्ती कैसी है? पक्की दोस्ती, और ये आएगा और ये क्या करने की कोशिश करेगा? तोड़ फोड़, इनकी दोस्ती ब्रेक करने की कोशिश करेगा, इनके साथ गलत चीज कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये तीन हैं और ये क्या लगता है कौन जीतेगा, प्रकृति या इंसान? अच्छा ये बताओ, प्रकृति, जब इंसान प्रकृति के साथ गलत कर रहा है, जैसे कि वातावरण में प्रदूषण फैला हुआ है ना, धरती का तापमान बढ़ता जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, थोड़ा चिंता का विषय है, ठीक है थोड़ी सी चिंता का विषय है। ठीक, पेड़ पौधे आपने काट दिए, सांस कहाँ से लोगे भाई? पेड़ पौधे आपको कौन सी गैस उपलब्ध कराते हैं? जो हमारे लिए सांस लेने के लिए जरूरी है, जिंदा रहने के लिए जरूरी है कि नहीं है? ठीक, तो प्रकृति से पंगा लिया तो सबसे पहले देखो, वापस देखो, ये हमारे पास चार थे, ये एक क्रम से आए, सबसे लास्ट में आया, जम के बेवकूफी कर रहा है। आपको क्या लगता है सबसे पहले कौन जाएगा?
ठीक सबसे पहले इंसान जाएगा। और हम में से कितने लोग इंसान हैं? सारे के सारे इंसान हैं। और हम इस प्रकृति के साथ अन्याय करें तो प्रकृति जब विरोध करेगी, प्रकृति को बोलना नहीं आता लेकिन प्रकृति को विरोध जताना आता है। प्रकृति अपना विरोध जताती, तो प्रकृति विरोध कैसे जताती है? आ जाइए, बैठ जाइए सब अपने। सूखा, यस, ड्राउट हो जाता है और ज्यादा बरसात होती है और हाँ थंडरस्टॉर्म होते हैं और बर्फ स्नो हो जाती है और अर्थक्वेक होता है और फ्लड आता है। होता है कि नहीं होता है? ठीक, तो अब आप मुझे एक बात बताइए, आप सभी ने आज मियावाकी फॉरेस्ट देखे? आपको पता है ये जो फॉरेस्ट, जो जंगल हैं, ये जंगल में जीव जानवर रहते हैं, तितलियां, चिड़ियां, तरह तरह के पशु पक्षियों के लिए, जीव जानवरों के लिए स्रोत है कि नहीं है? ये मिट्टी को सुधारते हैं, ये पेड़ पौधों की प्रजाति को बढ़ा रहे हैं और जीव जानवरों के लिए आश्रय स्थल है। तो इस तरीके से अब आप बताइए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जो इन तीनों अवस्थाओं को और बेहतर बना रहा है, तो आप क्या कहेंगे? वो प्रकृति का दोस्त है कि नहीं है? हम में से कितने लोग ऐसा दोस्त बनना चाहेंगे? ठीक है, और ऐसी ही एक हमारी दोस्त यहाँ पर बैठी हुई है, इनके लिए जोरदार तालियां। चलिए, या जीव जंतु है या इंसान, और इन सब का मैकेनिज्म प्रकृति ने कुछ ऐसा नक्की किया है, तय किया है कि सब एक दूसरे के सहयोगी होंगे तो ही अच्छे से रह पाएंगे, अदरवाइज कुछ गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो हम लोगों ने काफी कुछ तो गड़बड़ कर चुके अब, तो अब सुधारना कैसे, है ना? तो सुधारने के लिए आज जो आप कैंपस में आए हैं, हम एक मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक जगह पे बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हो जाएं तो क्या बहुत ज्यादा बर्ड्स और एनिमल्स आएंगे? आपको क्या लगता है? आएंगे। तो हमारे कैंपस में जो अभी 50,000 जितने पेड़ हैं, है ना, इसमें से 30-35 हजार पेड़ पिछले 3 साल में लगे, तो एक साथ बहुत सारे पेड़ हो गए। तो यहाँ पहले भी बहुत सारे बर्ड्स थे, अब जो बर्ड्स हैं वो डबल हो गए। क्या हो गए? डबल। तो हमें देखने को मिलता है कि अगर हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो पक्षी बढ़ेंगे। अब हमारे कैंपस में रैबिट्स भी हैं, हमारे कैंपस में जैकल्स भी हैं, क्योंकि अंदर अंदर ऐसी झाड़ियां हैं कि जिसमें वो रह सकते हैं। तो अगर बर्ड्स बढ़े तो चूहे भी बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स भी बढ़ते हैं, तो उन लोगों को भी खाने को मिलता है, तो उनकी भी संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, है ना? अब आपने देखा कि गाय तो हमें दूध देती है ना? शेर क्या देता है? डायरेक्टली कुछ देता है? मधुमक्खी कुछ देती है? शहद देती है। और क्या देती है? अच्छा, मान लो कि सारी मधुमक्खियां को हमने मार डाला, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा? शहद नहीं मिलेगा तो शहद के बिना तो कोई मर थोड़ी जाएंगे, ज्यादा फर्क पड़ेगा? लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर धरती पे से सारी मधुमक्खियां अगर आज मर जाएं तो इंसान, सारे इंसान, हम 700 करोड़ इंसान 6 महीने के अंदर मर जाएंगे। आश्चर्य होता है? कैसे? क्योंकि हमको नहीं लगता है कि हम उससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन हम उससे इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, है ना? तो धरती पे जो कुछ भी है, एक जीव है, उसको दूसरा खाता है, उसको तीसरा खाता है, उसको चौथा खाता है, ऐसे ऐसे करके एक फूड साइकिल बनती है और वैसे ही एक लाइफ साइकिल होती है। तो डायरेक्टली हम जिन जानवरों को नहीं जानते हैं, हम उन पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। अगर वो चले गए तो हम चले जाएंगे। अच्छा, सांप अच्छा है या बुरा? जहरीला, काटने वाला, तो उसको मार देना चाहिए? क्यों? वो तो बुरा है। बिल्कुल। तो सांप हमको लगता है कि हमारे लिए बुरा है, हमको काट लेगा, हम मर जाएंगे, लेकिन वही सांप चूहों को खाता है, तो चूहे जो खेत में हमको नुकसान करते हैं उससे बचाता है ना? ऐसे ऐसे करके एक साइकिल चलती रहे। जो चाइना का नाम सुना है ना? चाइना में एक प्रेसिडेंट आए, उन्होंने बोला कि जो चिड़िया है वो हमारा बहुत सारा अनाज खा जाती है ना? तो चलो सारी चिड़िया को मार डालते हैं। क्या सोचा उन्होंने? सारी चिड़िया को मार डालते हैं। तो जितना अनाज होता था उसका 5-10% चिड़िया खा जाती थी।
तो सब लग गए, रोज सब हजारों लाखों चिड़िया को मारने लगे और पूरे देश में से सारी चिड़िया उन्होंने मार डाली। तो उनको क्या लगा कि वाह, अब अगली बार हमारा नुकसान नहीं होगा और बहुत सारा अनाज उगेगा। तो अगली बार जब खेती में उन्होंने फसल लगाई तो क्या हुआ पता है? बड़े बड़े कीटकों के झुंड आ गए, बहुत सारी बीमारियां आ गई, बहुत सारे दूसरे ऐसे पेस्ट आ गए, जीव जंतु ऐसे आ गए कि सारी फसल खा गए और 100% फसल का क्या हो गया? नाश। अब कैसे हो गया? पहले भी आते थे, लेकिन पहले जो चिड़िया थी वो जीव जंतुओं को खा जाती थी, है ना, तो उनको ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं करने देती थी। अब जब आपने चिड़िया को मार डाला, हमको डायरेक्टली क्या दिखता है? चिड़िया हमारा 10% खा जा रही है, लेकिन वो जो 90% बचा रही है वो हमको दिखता नहीं है। तो चाइना में क्या हुआ? सूखा पड़ गया, अनाज ही नहीं हुआ। ईयर आफ्टर ईयर सूखा पड़ने लगा, तब जाके उनको 2-3 साल के बाद समझ में आया कि अरे यार, गड़बड़ तो चिड़िया में हो गई, हमने चिड़िया मार डाली इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। फिर उन्होंने वापस चिड़िया लाने की कोशिश की, फिर वापस धीरे धीरे सब कुछ ठीक हुआ। तो अभी भी हम यही करते जा रहे हैं, ये हमारे लिए नुकसानदेह है, इसको मार डालो, ये नुकसानदेह है, इसको मार डालो। तो हम जब खेतों में भी पेस्टिसाइड डालते हैं तो जो नुकसान वाले कीड़े हैं उसके साथ साथ जो अच्छे कीड़े हैं उनको भी मार डालते हैं। मार डालते कि नहीं मार डालते? चूहे भाग जाते हैं, पेस्टिसाइड वाला पंछी भी नहीं खाते हैं, है ना। तो हमारे कैंपस में बहुत ज्यादा बर्ड होने का एक वजह ये भी है कि नॉट ओनली यहाँ पे बहुत ज्यादा पेड़ है, यहाँ पे जो भी कुछ मिलता है बिल्कुल ऑर्गेनिक मिलता है, कहीं पे कोई जहर नहीं है। तो ये सारी बातें आपको शालिनी टीचर ने बताई, वही समझने वाली है कि हमारे लिए मिट्टी जरूरी है, हवा जरूरी है, गैसेस जरूरी है, पानी जरूरी है ना, पेड़ पौधे जरूरी है, जीव जंतु सारे के सारे हमारे लिए जरूरी है। लेकिन हमको लगता है कि हम जरूरी हैं और हम अपने लिए सबको मार सकते हैं, है ना। तो यही करते करते अभी ऐसी हालत आ गई है कि कोरोना आया। कोरोना कहाँ से आया? एक थियरी ये भी है कि जंगल में जो जानवर, जो चमगादड़ वगैरह रहते थे, हमने जंगल काट डाले, वो हमारे शहरों तक आए और इन जानवरों के अंदर बहुत सारे जहरीले कीटाणु हैं। तो जब वो हमारे तक आ गए तो उनके साथ कीटाणु भी आ गए। उसी तरीके से हमारा उत्तर ध्रुव है, हमारा दक्षिण ध्रुव, इसमें बहुत सारी बर्फ जमा है कि नहीं जमा है? तो इस बर्फ के अंदर भी बहुत सारे डेंजरस वायरस, बैक्टीरिया, सब कुछ जमा है वहां पे। अगर ये बर्फ पिघल गई तो वो सारा हमारे समंदर के पानी में आ जाएगा, समंदर के पानी में आ जाएगा तो हम तक आ जाएगा। तो इसीलिए ये सब कुछ कनेक्टेड है। इसको रोकने के लिए इंसान को समझना होगा और प्रकृति को संभालना होगा। तो सारी बातें हमने, जो कि एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं आपको, इसमें एक है इंसान और वो इंसान बाकी सबके साथ क्या कर रहा है वो सिर्फ आप छोटी सी एक एनिमेशन फिल्म है, ये देखना भाई। दिया बाती हजारों रोशनी, घुल घुल जाए हवा में चाशनी। है सेवा का जुनून, क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। सोच है जागी धरती के लिए, एक
नदियाँ पर्वत सागर बादल चारों दिशाएं, बहती गाती मधुमाती ये अल्हड़ हवाएं। बल खाती आती तरंगे ये लहरें किनारे, चमके पेड़ पत्ते बूंदे झिलमिल सितारे। तूने जो बताया हो हाँ, बोया तो फल पाया हो हाँ। है सेवा का जुनून क्या छोटा क्या बड़ा, कुछ कर गुजरने का फितूर जब चढ़ा। एक सोच है जागी जागी धरती के लिए, एक जोत है जागी जागी प्रकृति के लिए। हो फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे। फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा। धींत धींत देना देना देना। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। अंधेरों से हम घेरे हुए, अंधेरों से हम भागे हुए। पल पल हर पल हम जिए, कितने काले धुएं में। हवाओं ने जाके पत्तों से पूछा, पत्तों ने जाके पेड़ों से पूछा। हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे खिलेंगे, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे जिएंगे।
प्रकृति हम है तो तुम हो तो हम, इंसान हो तुम, प्रकृति हम। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। हमें जीने दो, हमें खिलने दो, हमें पानी दो, हमें रंगने दो। दुनिया हमारी रंगों से भर दो, खुशियाँ हमारी हरियाली कर दो। हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही रहेंगे, हम यही खिलेंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे, हम यही जिएंगे। ओके, डक क्या करती है? उड़ती है कि तैरती है? ओ, तुम लोग सब मेरे से ज्यादा होशियार हो। मुझे 2 साल पहले ऐसे लगता था कि डक सिर्फ तैरती है ना, लेकिन डक्स आर लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स। तो ये सब यूरोप से उड़ उड़ के यहाँ पे आती हैं। चलो, कि तालाब में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होता है? सबसे पहले तो पानी होना चाहिए, फिर फ्रॉग्स, फिर फिश, फिर और ये सब खाएंगे क्या? तालाब में सबसे पहले तो जैसे पानी गिरेगा तो नीचे ऑल्गी होगी, है ना, जो लील बोलते हैं। फिर छोटी छोटी उसमें घास फूस होगी। तो हम लोग डेवलपमेंट के नाम पे क्या करते हैं, तालाब को बांध देते हैं और कंक्रीट से उसकी दीवार बना देते हैं। तो वो तालाब नहीं रह जाता, वो गड्ढा हो जाता है ना। तो स्विमिंग पूल और तालाब में फ़र्क ये है कि इसमें चारों अवस्थाएं, इसमें नीचे मिट्टी है, फिर वनस्पति होनी चाहिए, और फिर उसमें पशु पक्षी आएंगे, तब जाके वो इंसान के भी काम का होता है। अदरवाइज फिर हमारे भी काम का नहीं रहता, वो गंदा एक गड्ढा हो जाता है। ये जंगल 1 साल का है। अभी हम जंगल के बीच में से चलेंगे। आपस खोल लो अपने अपने छाते। ओके, तो यहाँ पे हमने ऐसे फॉरेस्ट लगाए कि आप फॉरेस्ट के बीच में चल सकते हैं, और जब ये बड़े हो जाएंगे तो पूरा ऊपर से कैनोपी बन जाएगा और दिन के किसी भी टाइम पे आए तो आप इसके अंदर चल सकते हैं। ये तालाब के आसपास भी हमने, हाँ, तालाब के आसपास भी पेड़ लगाए हैं। तो जो कहा था ना एक दूसरे को सपोर्ट कैसे करते हैं, तो पेड़ों की जो जड़ें हैं वो नीचे से अपना पानी तालाब से खुद ले लेंगी और वो ऐसे फैलेंगी कि पानी जल्दी से नहीं चला जाएगा, उसमें बना रहेगा, और वो पानी को साफ भी करेंगी। तो पेड़ तालाब को काम आएगा और तालाब पेड़ को काम आएगा। चारों तरफ आप जहाँ देखो, ये साइड देखो तो जंगल, ये साइड देखो तो जंगल। आप लोग यहाँ पहली बार आए? भूज वाले बच्चे, हमारे बचाव वाले कितने पहली बार आए? लो, ये यहाँ पे रहते हैं कैंपस में, फिर भी पहली बार आ रहे हैं। तो मधुमक्खी के भी काम की चीज, बर्ड के भी काम की चीज है ना, तो सभी को ये काम लगता है। और इसमें सारे आयुर्वेदिक हैं, तो मतलब हमारी दवाइयाँ भी इसमें से मिलती हैं वाले जंगल में। और सिर्फ एक लाइन में चल सकते हैं, है ना। तो एक लाइन में चलना,
इधर उधर देखते रहना, किसी को कांटा वांटा नहीं लगे उसका ध्यान रखना। ओके, सब मेरे पीछे आएंगे, सब मेरे पीछे, सब मेरे पीछे। चलो तू सौथी आगे, आ चलो संभाल संभाल के। क्यों जंगल છે सरस है, आई जाओ। आजू बाजू आया था ना सिंगिंग बुश लार्क, ये देखो उसके ऊपर बैठेगी, अभी उड़ेगी वापस आके बैठेगी। ये सिंगिंग बुश लार्क है। ये हमारा शहीद स्मारक है। पुलिस के जवान जो ऑन ड्यूटी शहीद हो जाते हैं उनको श्रद्धांजलि। देखो गा रही है ना, अभी उड़ेगी फिर बैठ जाएगी। अभी देखो मियावाकी छोटा कैसे होता है। ये छोटा सा मियावाकी अभी 8-10 दिन पहले लगाया है। इसमें कितने पौधे होंगे? इसमें 434 पौधे हैं, इतने छोटे से में, देख लो। और इसमें कुछ हमने सीड बॉल्स डाले हैं, पौधे नहीं डाले, बीच बीच में सीधा सीड, वो सीड में से पौधा होगा। और ये इतना सा जगह दिख रही, इसमें तकरीबन 2000 पौधे आएंगे इसमें। तो सारे मियावाकी, ये जो आप बड़े पीछे देख रहे हो वो 2 साल पहले ऐसा था, ये 2 साल के अंदर ये ऐसे बन गए। देखो कैसे उड़ती है फिर वापस वहीं बैठती है ना? हाँ हाँ, कहीं भी। और 400 नहीं 250 का डाल लो, है ना, 200 का डाल लो तो भी हो जाता है, 50 का भी हो जाता है। हाँ हाँ, यहाँ पे ये 2000 पौधे आ जाएंगे। हाँ, तो ऐसे लो, आ जाओ, छोटे छोटे यहाँ आ जाओ। ऐसे ये थे, ये हमने इसी साल ये कुछ पहाड़ियों को खाली करके और इसमें सारे अपने देसी पौधे डाल दिए हैं जो अपने आप से उगेंगे। तो दिस इज़ आवर बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसको हम बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे, ये नेटिव हैं तो वो बारिश से और अपने आप होंगे धीरे धीरे। चलो 7 है, एक 2 वहाँ 3 4 5 6 और वहाँ पे एक है 7। तो ये जब बड़ा हो जाएगा तो अपने आप से बनियन ट्रीज का ही ग्रू हो जाएगा। ये जगह जनरली साफ होती है। अब देखो, ये साफ करने के लिए हम लोग पहले ये करते थे, घास फूस है निकाल दो, साफ कर दो। तो क्या होता है, इसी घास फूस में बटरफ्लाइज अपने एग्स रखती है और ये जो येलो येलो ये सारे फ्लावर्स हैं उसमें से वो नेक्टर लेती है। तो आप जितना साफ कर देते हो उतना बटरफ्लाई कम हो जाती है ना। तो एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि प्रकृति में कुछ भी गंदगी है ही नहीं। प्रकृति में गंदगी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो भी है वो सब कुछ यूजफुल ही है। जो मैन मेड है वही सिर्फ गंदगी करता है, अदरवाइज देयर इज नो गंदगी। अच्छा, मैं मेंटर प्लस से हूँ और आज हम है सुधा मैम के पास जो कि IPS या अभिकच के। तो सुधा मैम, आप अपने बारे में कुछ हमें बताइए। मेरे बारे में बताऊं? ओके, मेरा नाम सुधा पांडे है, एक IPS ऑफिसर हूँ। आप अभी जहाँ पे आए हुए हैं वो गुजरात की एक SRPF बटालियन है और इसको SRPF ग्रुप 16 बोलते हैं और ये भचाऊ में लोकेटेड है। तो यहाँ पे हमारा पूरा बटालियन है, हमारे रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, हमारी ऑफिसेज हैं और 800 के करीब लोग इस बटालियन में काम करते हैं और मैं इस बटालियन को कमांड करती हूँ। तो आप अपने बारे में थोड़ी जर्नी बताइए कि आपने कच्छ में आए तब से आपने क्या क्या किया है। कच्छ में आए हुए मुझे 3.25 साल हो गए और रूटीन तो हमारा जो पुलिसिंग का काम होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो होता है वो किया ही है। इसके अलावा आप लोगों ने आज जैसे देखा, ये हमारा जो कैंपस है वो 125 एकड़ में फैला हुआ है और क्योंकि कच्छ में है तो काफ़ी सूखा बंजर सा इलाका था। इसको हमने कुछ एनवायरनमेंट की दिशा में काम करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हमने पिछले 3 साल में 30-35 हज़ार पेड़ लगाए हैं। 37 हमने मियावाकी फॉरेस्ट लगाए हैं जिसमें 25,000 से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं और वो अभी
काफ़ी बड़े हो चुके हैं जैसे आपने देखा वैसे। इसके अलावा हमने बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए और बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए फ्लावर वैली लगाई है, बटरफ्लाई पार्क बनाया है, कैक्टस गार्डन है, रोज़ गार्डन है और इस तरीके की चीज़ें हैं। प्लस हम यहाँ पे गोपालन भी करते हैं क्योंकि हमारे फॉरेस्ट के लिए हमको खाद चाहिए और उसके लिए हम बाहर डिपेंडेंट थे जो हमेशा नहीं मिल पाती थी। तो हम अभी 15 जितनी गाय हैं हमारे कैंपस में, 15 बछड़े हैं, तो उनका जो भी गोबर है और जो गोमूत्र है उससे हम अपनी ऑर्गेनिक खाद खुद बना लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे 200-250 परिवार रहते हैं जिनका सारा किचन वेस्ट जो निकलता है और जो पेड़ पत्तों के जो पत्ते वत्ते झड़ते हैं वो सबसे भी हम ऑर्गेनिक खाद अपनी खुद बना लेते हैं। अपने प्लांटेशन के लिए हमने अपनी खुद की नर्सरी बना रखी है जिसमें हम अभी भी 10-15 हज़ार पौधे उसमें होंगे। तो हमारे प्लांटेशन के लिए बीज भी हम इसी ज़मीन से लेते हैं, उसके प्लांट्स बनाते हैं, उसको फिर से यहीं पे बो देते हैं। तो आपने कहा अभी तक आपने 37 मियावाकी फॉरेस्ट उगा लिए हैं, तो आपका टारगेट क्या है? आप कितने मियावाकी फॉरेस्ट उगाना चाहते हैं? नहीं, वैसे कोई टारगेट नहीं है लेकिन मियावाकी को रोज़ पानी चाहिए। तो अभी भी हम जब बारिश नहीं होती है तो एवरी डे वी आर वाटरिंग 40,000 प्लांट्स एवरी डे। तो 40,000 पौधों को रोज़ पानी देना एक बहुत बड़ा टास्क है। मियावाकी आपने देखा यहाँ पे इतनी सारी जगह है कि जितना चाहो उगा सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए पानी कहाँ से आएगा। दूसरा, आप जब नेचर को समझने लगते हो तब आप समझते हो कि अगर हम ग्राउंड वाटर निकाल के पेड़ लगा रहे हैं तो हम एक्चुअली एनवायरनमेंट का फ़ायदा करने से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो हमको ग्राउंड वाटर भी बचाना है और पेड़ भी लगाना है। तो इसके लिए हमारे कैंपस में जो भी पानी यूज़ होता है वो सब कुछ हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है, प्लांट में प्रोसेस होता है और यही वाला यूज्ड वाटर है वो हम सारे मियावाकी में यूज़ करते हैं। तो फ़िलहाल अब हमारे पास इतना ज़्यादा पानी की कैपेसिटी नहीं है कि हम 40,000 से ज़्यादा पौधों को पानी दे पाएँ, इसलिए अभी हम मियावाकी बहुत कम लगाएंगे, अभी 2-3 लगाएंगे। 40 से ज़्यादा फॉरेस्ट अभी नहीं लगाएंगे हम। तो आपको कैसे मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में आपको कैसे पता चला? मेरे एक दोस्त ने बताया, पेड़ पौधे हम देखते ही हैं कि बहुत सारे कटते रहते हैं डेवलपमेंट के लिए और देख के दुख भी होता है, लेकिन हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। और दूसरा कि हम जब प्लांटेशन करते हैं तो एक एक पौधा लगा देता है, कोई बोलता है मैंने 2 पेड़ लगाए, कोई बोलता है मैंने 10 लगाए, लेकिन जब कटते हैं हज़ारों लाखों में, है ना, तो 2-4-10 लगाने से हम उसकी आपूर्ति तो कर नहीं सकते हैं। तो यही सब कुछ चल रहा था। उसी दरमियान मुझे किसी ने बताया मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में कि आप छोटी सी जगह में सैकड़ों पेड़ लगा सकते हैं और वो जल्दी से बढ़ भी जाता है। तो अच्छी बात है ना, मतलब ये एक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रिस्पॉन्ड करने का भी अच्छा तरीका है। जो ग्रीन कवर कम हो गया है उसको वापस ठीक करने का भी ये एक बहुत अच्छा, आपने देखा कैसे ग्रीन कवर यहाँ पे बढ़ गया है सिर्फ 2-3 साल के अंदर। तो कोई भी जगह को आपको जल्दी से हरी भरी बनाना है तो मियावाकी इज़ वेरी यूज़फुल। तो मुझे पता चला तो मैंने गूगल पे बहुत सारा सर्च किया, उसमें बहुत सारा मटेरियल है, उसी से सीख लिए और फिर कुछ कंसल्टेंट्स ने भी हेल्प किया एक फॉरेस्ट लगाने में, फिर हमने खुद सीख लिया, फिर हम खुद लगाने लगे। मैम जब आपने स्टार्ट किया था ये फुली बंजर होगी ज़मीन? नहीं, देखिए हमारे से पहले भी यहाँ पे जो जवान रहे, ऑफिसर्स रहे, उन लोगों ने भी इसको ग्रीन करने का काम तो किया ही था। तो ये जो आप सारे पेड़ पौधे देख रहे हैं, रोड के आसपास के पेड़ पौधे देख रहे हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे थे और वो धीरे धीरे ग्रो हो रहे थे। इनफैक्ट इस कैंपस में आप जो भी पेड़ देख रहे हैं वो 6 साल से पुराने नहीं हैं, सारे 6 साल में, मतलब मुझे 3 साल हुए, मेरे 3 साल पहले लगे हुए थे। लेकिन जो पीछे का एरिया हमने देखा वो पूरा सिर्फ जिसको हम गांडा बावल बोलते हैं वो था और सूखा बंजर एरिया था। कि मतलब जैसे कि कोई एरिया है, मतलब अगर आपको ये एरिया दिया जाए कि मतलब पूरा बंजर ज़मीन है या फिर एकदम खाली ज़मीन है, तो आप उस एरिया को कैसे मतलब करना ये करेंगे? किसी भी एरिया को हमको लगती है कि ज़मीन बंजर है तो मियावाकी एक प्रोसेस के साथ होता है। तो जितनी अगर सूखी है ज़मीन तो उसमें उस तरीके की चीज़ें डालनी है, ज़्यादा बंजर है तो उसमें ज़्यादा खाद डालनी है। लेकिन मियावाकी किसी भी जगह पे हो सकता है। तो कंडला में आप देखेंगे जो बिल्कुल समंदर के किनारे सॉल्ट के पैन्स हैं जहाँ पे नमक बनता है, उसके पास में भी मियावाकी एक्सपर्ट्स ने लगाया है और वो सक्सेसफुली हुआ है। तो अगर किसी सोसाइटी में ट्राई करें कि हम मतलब कोई भी एक ले लें पार्ट और अगर हम वहाँ पे ट्राई करें तो हमें ऐसा क्या लगाना चाहिए जो मीन्स मतलब अच्छे से लग भी जाए एंड
इतना नुकसान। सोसाइटी में नहीं, कहीं पे भी आपको मियावाकी लगाना है तो आपको उस जगह के नेटिव ट्रीज ही लगाने हैं, है ना। तो कच्छ में आप लगाएंगे तो आपको कच्छ के नेटिव ट्रीज ही लगाने हैं। यूपी में लगाएंगे तो उस जगह के जो नेटिव ट्री हैं वो लगाने हैं। और मियावाकी में 4 तरीके के, मतलब बड़े बड़े कैनोपी भी लगाना पड़ेगा, ट्री भी लगाना पड़ेगा, मीडियम साइज भी लगाना पड़ेगा, छोटे श्रब भी लगाना पड़ेगा। तभी आज आपने देखा ऐसे वॉल जैसा बनता है ना। अदरवाइज ट्री में कैसे नीचे नीचे सिर्फ आपको तने दिखते हैं और ऊपर ग्रीन दिखता है, यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर तक पूरा वॉल जैसा बनता है। तो जहाँ पे भी आपको लगाना है ये सारा लगाना ही पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस के साथ होता है, खोद के होता है, तो इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फैलती हैं। तो कोई भी बिल्डिंग है उसके आप 15 मीटर दूर, मतलब ऑलमोस्ट 30 फीट दूर कोई भी कंस्ट्रक्शन से आप इसको लगा सकते हैं। तो उतनी खुली जगह होनी चाहिए, फिर उसका फेंसिंग होना चाहिए कि जानवर आके उसको खा नहीं जाए। उसको कंटिन्यूअस पानी देने की, 3 साल तक आपको पानी देना है तो 3 साल तक पानी देने की आपके पास सुविधा होनी चाहिए। और प्रोसेस के टाइम पे जो जो चीज़ें डालनी है, खाद डालना है, कोकोपीट डालना है, राइस हस्क डालना है और नेटिव वैरायटी के प्लांट, ये सब कुछ आपको होना चाहिए। आपका ये आईपीएस का मतलब कब से हुआ कि आपको आईपीएस बनना है? नहीं, मुझे तो आईपीएस बनना ही नहीं था, लेकिन बन गया। तो ऐसा क्या उनसे आप मतलब हो गया कि आईपीएस अब करना है, मतलब नहीं, ऐसा कुछ एक्चुअली मुझे शुरुआत से मुझे आईपीएस नहीं बनना था, मुझे आर्मी ज्वाइन करना था, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे आईएएस बनना है, तो मैंने यूपीएससी की तैयारियां की। मेरे परिवार में सभी पुलिस ऑफिसर्स हैं, लेकिन मुझे कभी ख्याल नहीं आया था कि मुझे भी पुलिस ऑफिसर बनना है। लेकिन आईएएस की तैयारी करते करते चांस आईपीएस में लग गया, तो दोनों का फ़ायदा हो गया। आर्मी वाला कंपोनेंट भी आ गया और एडमिनिस्ट्रेशन वाला कंपोनेंट भी आ गया। आपको और कौन कौन चीज़ों का शौक है, जैसे कि मीन्स मुझे रीडिंग का शौक़ है, मुझे म्यूज़िक सुनने का शौक़ है, और यहाँ आने के बाद मुझे 2 नए शौक़ लगे हैं। एक है बर्ड वॉचिंग का और दूसरा है बर्ड फोटोग्राफी का। तो अभी क्योंकि मियावाकी लगाए तो क्या नया आ रहा है वो जानने के लिए आप आइडेंटिफाई करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि पहले नहीं था अब आ गया है। तो उस तरीके से अभी ये दोनों मेरे शौक़ हैं, बर्ड वॉचिंग एंड बर्ड फोटोग्राफी। आपको बर्ड वॉचिंग में क्या मजा आता है जिससे आप वो करते हैं? देखो बेटा, मज़ा ये आता है कि जब हम यहाँ पे आए तब हमें ये जानना था, आप कोई भी काम करते हो तो आपको उसको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है। सिर्फ पेड़ लगाने के लिए पेड़ लगा दिए नहीं, आपको एक रिसर्च करना है, एक स्टडी करना है कि भाई मियावाकी लगाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो आप सारी चीज़ों पे जब नज़र रखोगे तब 10 साल के बाद आप कुछ फाइंडिंग्स दे पाओगे कि इस फॉरेस्ट्री का कोई फ़ायदा है, नुकसान है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जब हमने शुरू किया तब बहुत कम लोगों ने गुजरात में मियावाकी किया था और बहुत सारे डाउट्स भी थे कि ये हेल्पफुल है, नहीं है, अच्छा है, बुरा है। तो वो सारा ही रिसर्च के एक उसमें मैंने बर्ड वॉचिंग शुरू किया कि यहाँ पे पहले कौन से बर्ड्स हैं और अब मियावाकी लगाने के बाद कौन से बर्ड्स आ रहे हैं, बटरफ्लाइज आ रहे हैं। तो मज़ा बिल्कुल आता है। जैसे कि पूरे इंडिया में 1200 स्पीसी हैं बर्ड की, है ना, और गुजरात में कुछ 300 साढ़े 300 स्पीसी बर्ड की हैं। उन 300 साढ़े 300 में अभी हम काउंट करते हैं तो मज़ा ये आता है कि नया बर्ड मिला तो यू आर वेरी हैप्पी कि चलो आपके नंबर्स में एक बढ़ गया, है ना। तो अभी तक हमने यहाँ पे 100 स्पीसी आइडेंटिफाई की है और हर नया बर्ड मिलता है तो अच्छा लगता है कि चलो एक नया बर्ड यहाँ पे आ रहा है। और बर्ड को आप लोगों ने जितना कलरफुल देखा, वो बहुत नज़दीक से अच्छी फोटोग्राफी करते हैं तब आपको उसके कलर्स दिखते हैं। अदरवाइज़ ये सारे बर्ड्स हमारे आसपास हैं ही, लेकिन वो हमें अट्रैक्ट नहीं करते हैं क्योंकि दूर से ना तो हम उन पे ध्यान देते हैं, ना उनका सचमुच में जो उनकी ब्यूटी है या कलरफुलनेस है वो हमको दिखाई भी नहीं देती है ना। तो एक बार आपका वो पैशन हो जाता है तो एवरी डे यू आर एक्साइटेड कि आज कुछ नया मिल जाए, ये विंटर आ रहा है, इस विंटर में कौन नया बर्ड आता है ना। तो एक बार करने लग जाते हैं तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ा आता है। मैं तो रोज़ सुबह होती है तो मैं जंगलों में घूमती हूँ, तो सुबह वापस आती हूँ तो सोचती हूँ कि शाम कब होगी कि मैं जंगलों में जाऊँ, शाम को वापस आती हूँ तो मैं सुबह का सोचती हूँ सुबह कब जो होगी तो मैं जंगलों में जाऊँ। इट इज़ लाइक दैट। तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे मियावाकी फॉरेस्ट? मौका मिला तो बेटा करते रहेंगे। अब ये तो डिपेंड करता है, हमारी तो ट्रांसफरेबल जॉब है। अब कहीं ऐसी जगह पे ट्रांसफ़र हो जाए कि जहाँ पे, यहाँ पे देखो ये कैंपस की मैं हेड हूँ, तो यहाँ पे क्या करना वो मेरे हाथ में है, इसलिए मैं कर सकती हूँ। कहीं ऐसी जगह पे चले गए कि जहाँ पे सिर्फ आपका एक ऑफिस है और कोई आपके हाथ में जगह ही नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे।
लेकिन पर्सनली अब ये मूवमेंट पूरे गुजरात में फैल चुका है। तो बहुत सारे लोग मुझे पूछते रहते हैं। हमारा एक फेसबुक पे पेज है मिशन मियावाकी, उसमें सवाल पूछते हैं। जो भी लगाना चाहता है हम उनको गाइड करते हैं। तो पर्सनली हम दूसरे लोगों को ऑब्वियसली गाइड करते हैं। अगर हम गुजरात में ऐसी कोई जगह पे जहाँ एकदम सूखा हो या फिर कुछ नहीं लगाया हो, आप वहाँ पे कैसे तो करते? इससे ज़्यादा सूखी जगह गुजरात में और कोई नहीं है जहाँ पे हमने लगाया है। गुजरात में कच्छ जो है वो सबसे ज़्यादा सूखा एरिया गिना जाता है गुजरात का, है ना। तो यहाँ पे लगा लिए। दूसरा ये भी देखना है कि इकोसिस्टम जो है, हमेशा ग्रीनरी हर जगह के लिए अच्छी ऐसा नहीं है। जो आपका कच्छ का वाइट रन है, आप बोलो वहाँ पे हम मियावाकी, दैट इज़ रॉन्ग, है ना। वो जगह मियावाकी बनने के लिए, वो जगह जंगल बनने के लिए नहीं है। वो जगह रन ही है और रन की अपनी इकोसिस्टम है ना। तो जहाँ हो सकता है वहीं पे करना है। अब राजस्थान के रेत के टीलों में नहीं लगाना है जंगल, वो रेत के टीलों की अपनी इकोसिस्टम है, उसको वैसे ही रहने देना। लेकिन जहाँ पे किसी ज़माने में जंगल थे, अब नहीं बचे हैं, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो मैम अगर हमें किसी को बोलना हो या फिर जैसे कि हमारी सोसाइटी जैसे है जहाँ पे हम ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, तो अगर हमें अपने सोसाइटी में करना हो तो हम कैसे लोगों को मीन्स अट्रैक्ट करेंगे कि हाँ प्लांट्स देखिए ये एक चैलेंजिंग सा टास्क है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है। क्योंकि जैसे आप आपके टीचर से पढ़ते होंगे कि मनुष्य जो है सबसे इंटेलिजेंट है, मनुष्य ज्ञानावस्था है ना। तो सबके पास अपनी कल्पनाशीलता है, अपनी कर्म स्वतंत्रता है। सबका प्रिय हित लाभ भी अलग अलग है। जैसे चिड़िया जो करती है तो सारी चिड़िया वही करती है, शेर जो करता है तो सारे शेर वही करते हैं। लेकिन एक इंसान जो करता है सारे इंसान वही नहीं करते। सभी को एक चीज नहीं पसंद आती है। किसी को बर्ड अच्छा लगता है, किसी को पेड़ अच्छा लगता है, किसी को पेड़ नहीं अच्छा लगता है ना। किसी को लगता है इससे कचरा हो रहा है। तो जब आप सोसाइटी में बात करते हैं तब आपके पास हर तरीके के इंसान होंगे। जिनको पेड़ नहीं अच्छा लगता है, जिसको ये लगता है कि इससे कचरा होगा, इससे बहुत पंछी आके गंदा करेंगे, है ना। सबकी अपनी अपनी मेंटालिटी है। तो बहुत ज़रूरी ये है कि पहले तो उपयुक्त जगह हो, सही जगह हो, और वो जगह के लिए सभी लोग कन्विंस हो कि हमको ये करना है। उसके लिए आप हमारी डॉक्यूमेंट्री का यूज़ कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। और मिनिमम छोटे से छोटा 50 का, लेकिन मैं कहती हूँ कि 200 से कम का मियावाकी नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने 450 का देखा, वो भी कितना छोटा था। इतनी बड़ी जगह में तो 2000 लगेंगे, ये हॉल जितनी जगह में, है ना। तो कम से कम 250 का आप बनाइए, उतनी जगह ढूंढिए, और अगर कन्विंस होते हैं तो लगाइए। तो उन्हीं में आपको, आप खुद देखने लगेंगे कि उस जगह पे कुछ नए बर्ड्स आने लगे हैं, ज़्यादा बर्ड्स आने लगे हैं। लाखों पेड़ लगाते नहीं हैं, हम लाखों पौधों को मारते हैं इस तरीके से लगा लगा के। तो फोटोशूट के लिए बहुत सारा प्लांटेशन होता है, लेकिन प्लांटेशन इज़ नॉट जस्ट प्लांटेशन। प्लांटेशन इज़ लुकिंग आफ्टर इट फॉर 5 to 7 years, दैट इज़ प्लांटेशन। तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि मतलब कच्छ एरिया में प्लांट्स नहीं लग सकते? देखो, प्लांट के लिए बेसिक जो ज़रूरत है वो पानी है। और कच्छ एरिया में कुछ एक जगह पे ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जैसे हमारे कैंपस में बहुत पत्थर हैं, लेकिन बहुत उपजाऊ है, क्योंकि वर्जिन लैंड है। यहाँ पे कभी खेती वेती नहीं हुई है, कुछ पेस्टिसाइड नहीं डले हैं, घास उगती है वही सूखती है, उगती है सूखती है। तो बहुत उपजाऊ लैंड है। तो कच्छ में काफ़ी जगह पे लैंड बहुत उपजाऊ है, लेकिन प्लांट लगाने की बेसिक रिक्वायरमेंट पानी है। तो बहुत सारे इलाकों में पानी की बहुत कमी है। तो इसलिए भी रहता है, अगर पानी है तो कच्छ में आपने देख ही लिया कि प्लांट उग ही सकते हैं, बहुत अच्छे उग सकते हैं। और जो वाइट रन वगैरह है उसमें तो उगाना भी नहीं है, दैट इज नॉट फॉर प्लांट्स। बन्नी का है ग्रासलैंड, वो ग्रासलैंड ही है, उसमें प्लांट नहीं उगाने हैं हमको। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी के उससे कच्छ बहुत ही गुजरात का रिचेस्ट रीजन है ना। आप लोगों को मतलब सब लोग इसको एक बंजर सूखी ज़मीन समझते हैं, लेकिन कच्छ जितने बर्ड की वैरायटीज़ कच्छ में आती है पूरे गुजरात में कहीं नहीं आती हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कच्छ में आते हैं। और पूरा इसका वाइट रन का एक इकोसिस्टम है, दूसरा जो रन है बन्नी ग्रासलैंड का अपना एक इकोसिस्टम है। आप लोग तो कच्छ में हैं। एक्चुअली ये सब कुछ घूम घूम के देखना चाहिए कि हमको जो सिंपल लगता है कि ये ऐसे ही पड़ी हुई बंजर ज़मीन है, उसके अंदर कितनी सारी लाइफ है, उसके अंदर कितना सारा मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना सब कुछ उसके अंदर जी रहा है। जैसे कि हम यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं या फिर कोई हमें कुछ अच्छी चीज़ें बताता है, जैसे मैम हमें हर जगह ले जाते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि मतलब हम उसको थोड़ा कहीं एक्सप्लोर कर पाएँ, कुछ कर पाएँ। लेकिन लोग होते हैं कि मतलब बोल देते हैं कि नहीं ये सही नहीं है,
वो ऐसा होता है देखो कि बेटा, अभी आप लोग छोटे हो, इसलिए जरूरी नहीं है कि हम जो करना चाहें, हम बड़े हो गए फिर भी हम जो करना चाहते हैं वो सब कुछ हम नहीं कर पाते हैं। तो हम इंसानों के साथ अपनी लिमिटेशंस रहेंगी ही, लेकिन आपके अंदर कोई सीड पड़ा हुआ है ना, और आपके पास ऐसा पावर कभी आता है तो यू विल बी एबल टू डू दैट, है ना। जब आपके हाथ में वो पावर होगा, आपके हाथ में सत्ता होगी, जरूरी नहीं है कि अभी 10th में रहते हुए आप सब कर डालो, है ना। तो सपने एकदम से नहीं ग्रो कर जाते, सपने मियावाकी नहीं है, सपने ना धीरे 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 बढ़ते हैं। तो सपनों को बना के रखना है और ऐसी पोजीशन में पहुंचने की कोशिश करनी है कि जब आपके पास ये सत्ता हो, जैसे कि किसी को बहुत हरियाली से, पेड़ पौधों से प्रेम हो गया तो ये सोचेगा कि मैं IFS बनूंगा, मैं फॉरेस्ट सर्विस में जाऊंगा। फॉरेस्ट सर्विस में जाएगा तो उसका काम ही होगा कि पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधों को बचाए, है ना। तो उसी तरीके से आपकी मतलब एक रास्ता भी आप तय भी करते हैं, उस रास्ते पे चल भी पाते हैं। मेरा हमेशा मन में ये सवाल रहता है कि UPSC में कैसे क्लियर, मतलब ये कैसे करूँ, बस उसमें सिर्फ पढ़ाई करना होता है और कुछ नहीं करना होता। किस टाइप से? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। पहले आप ग्रेजुएट बनेंगे, ग्रेजुएट होंगे और 12th के आसपास आपका स्ट्रीम तय हो जाएगा, आपको किन विषयों में इंटरेस्ट है। पहले 12th क्लियर कीजिए और उसके बाद अगर UPSC ही करना है तो कुछ लोग डॉक्टर इंजीनियर बन के, ज़्यादातर लोग UPSC करते हैं, कुछ लोग सिंपल आर्ट्स साइंस कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन करते हैं, साथ साथ में UPSC की प्रिपरेशन तैयार रखते हैं। तो उसके लिए पहले आप 12th क्लियर कीजिए। गुजरात में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको स्पीपा बोलते हैं, वो इसकी प्रिपरेशन करवाती है। उसकी खुद की एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, उसमें से बहुत कम स्टूडेंट पसंद होते हैं, वो स्टूडेंट को वो तैयार भी करती है। ऐसे बहुत सारे अब तो प्राइवेट क्लासेस भी हैं, बट फर्स्ट यू क्लियर योर 12th एंड देन थिंक अबाउट इट। क्या मियावाकी फॉरेस्ट में कोई भी टाइप्स के पौधे हो सके हैं, जैसे कि फ्रूट्स के पौधे वगैरह? हाँ, लेकिन उस जगह के नेटिव होने चाहिए, है ना। जैसे संतरा, अब संतरा हमारा कच्छ का नेटिव नहीं है तो उसको नहीं लगाना है, लेकिन बेर, तो बेर कच्छ का नेटिव है, सेतूर ये नेटिव है तो ये हमको लगाना है। तो जिस भी एरिया में आप हैं वहाँ का कुछ ना कुछ नेटिव फ्रूट होगा, है ना। तो महाराष्ट्र में लगाएंगे तो वो संतरा लगाएंगे, है ना। कश्मीर में लगाएंगे तो वो एप्पल लगाएंगे, हम यहाँ पे एप्पल नहीं लगाएंगे, है ना। तो हमारा क्या है, आम है, अमरूद है ना, बेर है, सीताफल है, ये सब कुछ हम लगा सकते हैं। तो हमने अपने मियावाकी में भी बहुत सारे फ्रूट के ट्री भी लगाए। तो फ्रूट सिर्फ हमारे लिए नहीं, पंछियों के लिए भी बहुत काम आते हैं, है ना। और आप देखोगे कि कुदरत की व्यवस्था ऐसी है कि बेर की सीज़न ख़त्म होती है तो सैतूस की सीज़न आ जाती है, सैतूस की ख़त्म होती है तो गुलर में फ्रूट आ जाते हैं, वो ख़त्म होता है तो बरगद में फ्रूट आ जाते हैं। तो कुदरत ने ऐसे, पीलू है जैसे कच्छ में पीलू है, तो जब सब कुछ सूख जाता है तब पीलू एकदम ग्रीन हो जाता है और उसमें फ्रूट आ जाते हैं। तो गर्मियों में सारे यहाँ के जो पशु पंछी हैं उसको पीलू में शेल्टर मिल जाता है। तो आप जहाँ पे भी लगाते हैं वहाँ के जो नेटिव फ्रूट हैं वो आपको बिल्कुल लगाना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए नहीं, पंछियों के लिए, जीव जंतुओं के लिए, सबके लिए वो उपयोगी है। मैम मुझे पूछना था, बटालियन क्या होता है? बटालियन क्या होता है? बटालियन उसको बोलते हैं जिसमें पूरा एक हायरार्की है। छोटे से एक कांस्टेबल है, 3 कांस्टेबल, एक हेड कांस्टेबल, ऐसा ही मिल गया तो वो एक हाफ सेक्शन होता है। 10 मिल गए तो एक सेक्शन बनता है। 30 से 41 जितने होते हैं तो एक प्लाटून बनता है। ऐसे 3 प्लाटून मिलते हैं तो एक कंपनी, 137 लोगों की एक कंपनी बनती है। ऐसी जब 7 कंपनियां इकट्ठी होती हैं तो एक बटालियन बनता है ना। तो हमारी 6 कंपनियां ऐसी हैं जो बाहर हमेशा काम करती हैं। आप देखोगे अहमदाबाद में, बड़ौदा में, सूरत में, जहाँ पे कम्युनल राइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, है ना, सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ पे तंबू डाल डाल के पुलिस रहती है, वो SRP की पुलिस होती है। तो गुजरात में ऐसी 20-21 बटालियन अभी गुजरात में हैं, हमारी उसमें से एक है। तो ये जो 1200 समथिंग लोगों का एक ग्रुप होता है उसको बटालियन तो सुना भी है, देख भी लिया है। अब उसके बारे में कुछ डिटेल है पूछना तो पूछो। नहीं मतलब आपसे थोड़ा सुनेंगे तो और ज़्यादा डीप में मिलेगा। मियावाकी शब्द एक्चुअली आया है, जापान के बॉटनिस्ट थे मिस्टर अकीरा मियावाकी। तो उन्होंने पूरा रिसर्च किया इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया, 40 साल तक वो काम करते रहे और उन्होंने ये मेथड डेवलप की कि नेटिव फॉरेस्ट और जैसे हमारे रेन फॉरेस्ट होते हैं वो ऐसे ही उगते हैं, एकदम नज़दीक नज़दीक, सब उसी का वो गिरता है, उगता रहता है।
तो उसको उगाने की उन्होंने जो मेथड डेवलप की, इसलिए उनके नाम पे से इसको मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं। उनकी अभी जस्ट 1 साल पहले, एग्जैक्टली 1 साल पहले डेथ हुई उनकी। तो 94 ईयर्स की उम्र में उनकी डेथ हुई और उन्होंने ये मेथड दी, इसलिए उसको मियावाकी फॉरेस्ट बोलते हैं। और ये अर्बन फॉरेस्ट हैं, किसी को भी इसको अपने नेटिव जो नेचुरल फॉरेस्ट है उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वो फॉरेस्ट काट डालेंगे और फिर मियावाकी से उगा लेंगे, ऐसा नहीं है। जहाँ पे ऑलरेडी डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, ऐसे अर्बन एरिया को आपको जल्दी से ग्रीन करना है, तो आप छोटे छोटे मिनी फॉरेस्ट इसको सिर्फ इसलिए बोला गया है क्योंकि बहुत डेंस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट अ फॉरेस्ट आपने नेचुरल फॉरेस्ट देखे होंगे, वो हज़ारों मीलों में फैले हुए होते हैं, है ना। तो इतना छोटे से में फॉरेस्ट नहीं होता, लेकिन वो बहुत डेंस है इसलिए उसको फॉरेस्ट बोला गया है। तो ये अर्बन फॉरेस्ट हैं, मिनी फॉरेस्ट हैं, ऑर्गेनिक फॉरेस्ट हैं, इसमें कभी भी कोई दवाई यूज़ नहीं की जाती है और वो अपनी हीलिंग पावर फॉरेस्ट अपने आप डेवलप करता है। उसमें कोई खाद एक बार डालने के बाद नहीं डाली जाती है। जो पत्ते झड़ते हैं, जैसे हमने आज देखा, नीचे धूप नहीं पहुंचती, पत्ते झड़ते हैं, पानी गिरता है, वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं, अपनी खाद वो खुद बना लेते हैं। फिर वो सूर्य प्रकाश के लिए, सनलाइट के लिए एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, है ना, क्योंकि नज़दीक हैं, तो वो कंपटीशन में जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए कि आप 10 बच्चे हैं और सबको ये है कि मुझे तो फर्स्ट ही आना है, तो सब लोग ज़्यादा पढ़ाई करोगे ना, है ना। तो आपका जनरली जो आता होगा उससे आपका स्कोर ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि आप कंपटीशन में जल्दी पढ़ाई कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे सूर्य प्रकाश के लिए कंपटीशन होती है, तो ये जल्दी से बड़े हो जाते हैं। लेकिन ये हेल्दी कंपटीशन है, एक को गिरा के दूसरा नहीं बढ़ता है, दूसरे वाले को साथ में लेके पहला वाला बढ़ता है। तो जो इतना बड़ा हो जाता है और एक नीचे इतना सा रह जाता है, वो भी सूखता नहीं है, क्योंकि उसको उसके बाजू वाला सनलाइट दे के इसको सनलाइट दे देता है ना। पानी भी, सब जड़ें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती हैं। तो मान लीजिए एक ही एरिया में पानी मिल रहा है, दूसरे में नहीं मिल रहा है, तो जड़ें इतनी एक दूसरे के साथ मिक्स हैं कि सब एक में से दूसरा पानी भी ले लेता है। तो दे आर इन कंपटीशन, बट दे आर इन हेल्दी कंपटीशन। और कोई क्वेश्चन है आपके पास? और कोई क्वेश्चन नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा समराइज कर दिया जाए, ठीक है। आप में से पहले मैं आप लोगों को पूछती हूँ, आप बताइए कि कैसा लगा आपको मिलकर, कौन सी बात आपको दिल तक छू गई, कोई बात जो आपके ध्यान में रह गई, और कोई ऐसी बात जो आपको लगता है इसको मैं ध्यान में रखूंगा और जब मेरे पास समय होगा, पैसा होगा, ताकत होगी, तो मैं इस काम को जरूर करूँ। मैं लोगों के पास में से, ठीक है। तो आयुष बताओ। फॉरेस्ट हुआ और जो मैम ने कहा कि मियावाकी फॉरेस्ट उगाना चाहिए, उससे बहुत ज़रूरी है कि और हरियाली और ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए और एनिमल्स के लिए। जैसे कि मैम ने कहा कि पूरा एक साइकिल जिस टाइप चलता है, उससे मतलब फॉरेस्ट भी ज़रूरी है और एनिमल्स भी ज़रूरी है। जो आपने कहा था कि लैंड, एनिमल्स और प्लांट्स। तो देखो, फॉरेस्ट उगाने का तो बहुत अच्छी बात है, उगाएं, लेकिन उससे भी बड़ी बात है पहले उगाएं नहीं उगाएं लेकिन बचाएं, है ना। तो जो भी हमारे पास ऑलरेडी है, हम सबको इतना जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे आसपास भी कोई पेड़ न काटे और फॉरेस्ट को काटना पड़े ऐसी हरकतें हम भी ना करें। हम लोगों को अच्छा लगेगा फॉरेस्ट कटे? नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग बिजली वेस्ट करते ही हैं, पानी वेस्ट करते ही हैं, उसी वजह से फॉरेस्ट कटते ही हैं, है ना। फॉरेस्ट क्यों कट रहे हैं? हमको बिजली देने के लिए कट रहे हैं, है ना, हमको लकड़ी देने के लिए कट रहे हैं, हमको मिनरल्स देने के लिए कट रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना वो फॉरेस्ट उगाने से भी बड़ा काम है। जहाँ ज़रूरत नहीं है हम इतने में रहें कि जिससे प्रकृति के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं बने। मेरे को तो सबसे अच्छा चीज़ वो लगी है, वो आयुर्वेदिक पार्क लगा, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अंदर गए थे? अंदर तो नहीं जा पाया, बाहर से देखा। ओके। आके मुझे तो स्पेशली जो हट्स और जो खेत खलियान लगे हैं वो मेरे को एकदम ऑसम लगे हैं, बहुत बढ़िया लगे हैं। और जो भी प्लांट्स वगैरह साइड पे लगा रखे हैं, मैं भी ट्राई करूँगा कि मैं भी उगा सकूँ वो प्लांट, और वो बहुत अच्छे लगे मुझे। जैसे मैम ने बताया था कि तितलियों के नाम होते हैं, तो मैम वो बता नहीं था। हमें भी नहीं पता था एक्चुअली। मैं यहाँ पे जब 2 साल पहले आई, तो जैसे आपने पूछा ना कि बर्ड में कैसे इंटरेस्ट आया, तो वैसे तितलियों में भी आया कि भाई मियावाकी बना के और तितलियाँ आती हैं क्या। तो तब मुझे पहली बार पता चला कि हर तितली का अलग नाम है, अलग स्पीसी है। सिर्फ एक डॉट इधर उधर हो जाए तो पूरी स्पीसी बदल जाती
है ना। और तितली में पहले अंडा होता है, फिर उसका क्या लार्वा होता है, फिर उसका कैटरपिलर बनता है, उसके बाद वो तितली बनती है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर तितली अपना अंडा किसी पर्टिकुलर पेड़ पे ही, प्लांट पे ही रखती है। अगर उसको वो प्लांट नहीं मिलेगा तो वो तितली वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, है ना। तो उसको, उसका कैटरपिलर है वो ये तितली का ये वाले प्लांट का पत्ता खाएगा तो वही खाएगा, तो उसी पे वो रखेगी, है ना। तो बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है। हम मान लीजिए एक ही टाइप के पेड़ सब जगह लगा दिए, है ना, पाम ही लगा दिया, पाम हमारा नेटिव ट्री नहीं है तो किसी के काम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास 100 वैरायटीज के प्लांट्स हैं तो इतनी ज़्यादा तितलियों को अपना अंडा रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है, तो उतनी तितलियों की वैरायटी भी बढ़ जाती है। एक सिंपल एग्जांपल, एक तितली होती है, उसका नाम है टाउनी कोस्टर, है ना। तो टाउनी कोस्टर सिर्फ कृष्ण कमल की जो क्रीपर होती है उसी पे अपना अंडा रखती है। तो जब हम यहाँ आए तो कृष्ण कमल हमारे कैंपस में नहीं था, टाउनी कोस्टर भी नहीं था। मैंने कृष्ण कमल लाके लगाया, अभी तो वो इतना हुआ, मेरे कैंपस में टाउनी कोस्टर आ गया। आप सोचिए कहाँ से नेचर में इतनी सी तितली को इतने बड़ी जगह में कैसे पता चला होगा कि यहाँ पे ये वाला प्लांट है, और जैसे वो प्लांट आया वहाँ पे वो तितली आ गई। तो हमको लगता है कि नेचर को रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आप जरा सा, आप एक कदम चलो, नेचर 100 कदम चलता है। आपने देखा ना, वो तालाब को तालाब भी नहीं कह सकते, वो गड्ढा है, अभी सिर्फ एक गड्ढा है जिसमें इतना सा पानी है, उसमें अभी तक में 4 टाइप के डक्स आ चुके हैं, है ना। मैम मैंने पहली बार ये सुना कि मैम इतनी गौर से मैम फोटो कैसे ले पाती है मैम तितली की, वो नहीं जाती। बेटा इसमें मैम का वो नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ा कैमरा चाहिए होता है, उसका बहुत बड़ा लेंस होता है वो जो बहुत अच्छे से जूम कर पाता है। और फिर हाँ, थोड़ी फोटोग्राफी की आपको सेंस भी होनी चाहिए, उसकी लाइटिंग वगैरह वो करने की आपको होनी चाहिए, तो थोड़ी सीखने की बात भी होती है। कैमरा महंगा भी बहुत होता है, मुझे भी लेते लेते 3 साल हो गए, लेकिन अब वो कैमरा है मेरे पास तो फिर फोटो आ जाती है। मैम क्या आप हमको कैमरा दिखाओ? हाँ, कैमरा मेरी गाड़ी में ही है, अभी हम नीचे उतरेंगे तो मैं आपको वो कैमरा दिखाऊंगी। यस। थैंक यू। से पूरा नीचे बचाओ शहर दिखता है। अब देखो, जब इंसान को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, तो किसी लोगों को बर्ड्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कच्छ में आप देखोगे ऐसे बर्ड के लिए बना रखे हैं सभी ने, सीमेंट के। अब बर्ड को ये चाहिए या पेड़ चाहिए, है ना। तो अगर हम पेड़ लगाएं तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। इतनी गर्मी में बर्ड उसके अंदर रहेगा भी नहीं, सिर्फ कबूतर रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, है ना। तो अभी लोग लाखों 40-40 लाख रुपया खर्च करके ये बनवा रहे हैं, है ना। तो उसकी जगह आप अगर 40 लाख प्लांटेशन के पीछे खर्च करें तो आप पूरे के पूरे जंगल लगा सकते हैं। पता चला कि एसी भी लगवा दी। हाँ, और सेंसिटिविटी बढ़ती, तो सेंसिटिविटी तो बढ़ रही और संज्ञानशीलता वाली बात जो है चर्चा करी जाएगी, ठीक है बस। यस मैम। ओके, तो ये आप बोल रहे थे कैमरा, कौन बोल रहा था? हाँ, तो ये कैमरा है। कैमरा तो सिर्फ ये है, ये पूरा इसका लेंस है, और ये और जूम करने के लिए ऐसे करके और जूम हो जाता है, तो बहुत दूर की चीज है वो भी इसमें नजदीक दिखेगा। कैसे दिखेगा? इसको हमारे जवानों ने खुद मेहनत करके सारे स्टेप्स बनाए हैं, और हर स्टेप पे अलग टाइप के फ्लावर्स हैं। तो पूरी वैली में 25 टाइप्स के फ्लावर्स हैं। सबसे नीचे आप देख रहे हो, ये ऑफिस टाइम है, ये 12 मासी है, ये हमेशा होता है, और बटरफ्लाइज भी इसको पसंद करते हैं। अभी ऊपर आते जाओ, ये एक्सोरा है, हाँ, और देखो इसमें बटरफ्लाइज भी दिखेंगे। बेटा एक प्लांट में नहीं आएगी ना, बहुत सारे उसको दिखेंगे तब आएगी। चमेली टाइप
ये देखो कितने फूल गिरे पड़े। हाँ, ये जेट्रोपा है, ये जो लाल वाला है, ये भी बटरफ्लाइज को बहुत पसंद है। ये बोगनवेलिया है, ये चंपा है। फिर ये है सोनाली बोलते हैं इसको। ये है गलतोरा, क्या है मुझे इसमें भी बटरफ्लाइज आती हैं। ये कचनार है। स्ट्राइकिंग। और यहाँ देखो गाय हैं। नहीं, मेरी एक भी नहीं है, ये हमारे जवानों की हैं। यहाँ पे जो हमारे जवान रहते हैं ना, उनकी खुद की हैं। कुछ यहाँ है, कुछ वहाँ है, कुछ वहाँ है। तो जहाँ जिसका घर है वहाँ अपनी अपनी गायों के लिए उन्होंने शेड बना लिया है। क्या नाम है? कृष्ण कमल। और ये गुलमोहर है ना। तो ये इस 15 अगस्त को इसको लगाए हुए 2 साल होंगे। 2 साल में ये पूरा फ्लावर वैली। ये आलमंडा बोलते हैं इसको, ये आलमंडा है। अब ये आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? आंकड़ा। आंकड़ा या धतूरा है ना। ये जहरीला भी होता है और लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता है, बट बटरफ्लाइज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है ना। और दूसरे भी इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। हाँ, निकाल देते हैं, हाँ, जबकि बहुत इम्पोर्टेंट प्लांट है। अभी मेरे पीछे आना आ रही है। ये देखो, ये सारी प्लेन टाइगर्स हैं। प्लेन टाइगर बहुत जहरीली ये होती है, इसलिए कोई बर्ड उसको नहीं खाता है। इसलिए काफ़ी सारी बटरफ्लाइज जो प्लेन टाइगर नहीं है, वो प्लेन टाइगर जैसा रंग धारण कर लेती हैं ताकि बर्ड उसको भी ना खाए। ये देखो, ये सारी प्लेन टाइगर्स हैं, कितनी सारी हैं। अब ये हमको घास फूस लगता है ना, ये हर जगह उगता है, लेकिन ये जो है ये बटरफ्लाई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसी का नेक्टर वो लेती है। देयर आर सो मेनी। सुंदर पत्ते लग रहे हैं। फ्लाइज घूम रहे हैं। हाँ, वो प्लेन टाइगर है, बहुत सारे प्लेन टाइगर हैं। अभी ये जो छोटे छोटे डाले हैं ना, ये बिल्कुल जंगली प्लांट है, लेकिन ये अभी जैसे बड़ा होगा इसके फूल आएंगे। एक एक प्लांट पे 20-20, 25-25 बटरफ्लाई लटके होंगे। ये बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई अट्रैक्टिंग प्लांट है। लुक, हाँ, ब्लैक वाइट था ना, फिर वहाँ पे मैंने एक बड़ा बताया था वो। हाँ, आते हैं, इसमें सिर्फ ऐसे प्लांट हैं जिसमें बटरफ्लाई आते हैं, तो ये बटरफ्लाई पार्क है। इसको देखेंगे यहाँ पर कैसे। और ये एग्जैक्टली कीड़े 11 महीने पहले लगाया गया है। ये डरना नहीं है, इसको 1 साल भी नहीं हुआ है। एक टाइप का बग है। हाँ, चुपचाप बैठे हैं। अच्छा, एक और बात बताऊँ आपको, हर चीज से डर नहीं जाना है, हर चीज डरावनी नहीं है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ हर चीज से, लेकिन डरना नहीं है। बहुत कम चीजें हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाती हैं। ज्यादातर चीजें तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाती जब तक आप उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, चलो।